तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर हम किसी बैंक के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कौन से रेशियोज या पैरामीटर हैं जो हम खुद से चेक कर सकते हैं किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए। यानी कि हम ये कैसे चेक करें कि बैंक जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है और साथ साथ उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चल रही है। दूसरा, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कौन कौन से मेन रेशियो या पैरामीटर हैं, साथ साथ हमको ये बताएंगे कि इन रेशियो का डाटा आपको कौन सी वेबसाइट से मिलेगा, कहां से आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हो और खुद से चेक कर सकते हो और खुद से एक बैंक को एनालाइज कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के या किसी डिपेंडेंसी के। तो बात करते हैं पहले बैंक्स की। बात करें तो बैंक एक सेफेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट भी करते हैं। बात करें तो घर से ज़्यादा लोग पैसा बैंक में रखते हैं। आज की डेट में एक मेन सोर्स है। यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट लोग उससे कमाते भी हैं, एफडी के थ्रू, सेविंग अकाउंट के थ्रू और बहुत सारी सर्विसेज भी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ साल में आपने देखा होगा कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करे अपने कस्टमर के साथ में, और कुछ बैंक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए और बंद भी हो गए। तो इस तरह से बात करें तो अब एक लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि बैंक में ठीक है पहले सब चीज़ें अच्छी चलती थी, लेकिन अगर बैंक ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या बैंक ही कल को बंद हो जाएगा तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो अगर आप नॉर्मल पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं एफडी के थ्रू या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, वो अलग चीज़ हो गई। और दूसरा, आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो भी, दोनों ही केस में हमें बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जरूर पता होनी चाहिए। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे कि आप उसको खुद से चेक करके कैसे अपना एक इन्वेस्टमेंट है उसको सेव कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर एनपीए। जैसा नाम से पता लग रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंक के लिए एसेट्स क्या होती हैं? बैंक के लिए एसेट्स होती हैं उसके लोन। जो लोन वो अपने बोरोवर्स को, अपने कस्टमर्स को देते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है और पैसा भी वापस आता है, तो वो उनकी एसेट होती है क्योंकि वहाँ से उनको मेन कमाई होती है। ज़्यादातर जो बैंक हैं उनकी जो मेन इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम ही होती है। तो जब बैंक पैसा अपने बोरोवर को, अपने कस्टमर को लोन के लिए देता है तो वहाँ से उसको इंस्टॉलमेंट आती है। तो जब तक वो इंस्टॉलमेंट आती रहती है तब तक वो बोलते हैं कि उनकी एसेट परफॉर्म कर रही है। अगर हम एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बोल दें तो ईजिली समझ में आ जाए। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कितने बैंक के, वो उसको एनपीए बोलते हैं। अगर लोन की इंस्टॉलमेंट आ रही है तो मतलब वो लोन परफॉर्म कर रहा है, वो एसेट परफॉर्म कर रही है। अगर इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो जाती है तो क्या हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गई। तो किसी भी अगर बैंक के पास में ज़्यादा एनपीएस हैं, ज़्यादा ऐसे लोन हैं जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही है, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो उतना ज़्यादा बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है, उसका पैसा वहाँ से मर सकता है। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बैंक आ सकते हैं। और आप देखोगे तो पुरानी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि जिन बैंक के ज़्यादा जो लोन डिफ़ॉल्ट हुए थे उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज़ बैंक के पास में ठीक ठाक बिजनेस चलता रहता है। उससे बात करें तो लोन के जो एनपीए होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रॉस एनपीए और एक होता है नेट एनपीए। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा और वो होता है एनपीए प्रोविजनिंग। एनपीए प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि ऐसे रिजर्व्स, ऐसा पैसा जो हर साल बैंक अपने नेट प्रॉफिट में निकाल के अलग रखता रहता है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। क्योंकि जब बैंक लोन देता है उसको पहले से पता होता है कि मैं जितना भी पैसा दूंगा 100% रिकवरी नहीं हो पाएगी, कुछ तो बैड डेट्स होंगे ही, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो लोन में डिफ़ॉल्ट करेंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे। तो इसलिए बैंक पहले से ही हर साल अपने प्रोविजंस रखता है एनपीए के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं एनपीए प्रोविजनिंग। तो हर बैंक एनपीए प्रोविजनिंग करता है, उसके हिसाब से ही वो अपने लॉसेस को कल को कवर कर पाता है। तो एनपीए प्रोविजनिंग बैंक जरूर कर रहा होगा, हर एक करता है, लेकिन वो कितनी कर रहा है वो चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। और इसी से पता लगेगा कि नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए का इससे क्या लिंक है। बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या है कि वो अमाउंट, वो लोन जो बैंक के पास में अब इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, उसकी रिकवरी बंद हो गई, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। जैसे मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया और 5 करोड़ लोन उसके डिफॉल्ट हो गए, तो क्या हो गया, 5 करोड़ उसका एनपीए हो गया। तो ये अमाउंट में भी एनपीए आते हैं और परसेंटेज में भी आते हैं। परसेंटेज कैसे कि 100 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ का अगर एनपीए है तो कितना हो गया, 5% बैंक के ग्रॉस एनपीए हो गए। तो अब बैंक जो है अपने जो भी डिटेल शो करता है, अपने चाहे क्वार्टर रिजल्ट्स हैं या एनुअल रिजल्ट्स हैं, उसमें वो क्लियर बताता है उसकी कितनी परसेंटेज है और कितना अमाउंट है उसका एनपीए का। तो किसी बैंक का अगर हायर एनपीएस आ रहे हैं तो क्योंकि हम चेक करेंगे तो 2-3 बैंक हम कंपैरिजन कर सकते हो, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितने एवरेज एनपीए चल रहे हैं। तो अगर किसी बैंक के हायर एनपीए से मतलब उसकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है, रिकवरी अच्छी नहीं है, और लो एनपीए अगर किसी के हैं तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि उसकी अच्छी रिकवरी है, अच्छी एसेट क्वालिटी उसकी है। फिर बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए का मतलब क्या है, जो हमने बात की थी बैंक प्रोविजन बनाता है। तो ग्रॉस एनपीए मान लो उसके 5 करोड़ के थे और उसके साथ साथ उसने हर साल पैसा जोड़ जोड़ के 3 करोड़ के अपने प्रोविजन भी बना लिए।
तो ग्रॉस एनपीए में से अगर हम प्रोविजंस कम करते हैं तो बचता है नेट एनपीए, यानी कि वो पैसा जिसकी ना तो हमारे पास उसको कवर करने के लिए पैसा है और ना ही वो रिकवर हो रहा है, तो वो हो गया नेट एनपीए, यानी कि वो पैसा तो मरेगा, बैंक उसको कुछ नहीं कर सकता, वो पैसा उसका खत्म। ग्रॉस एनपीए में से उसने अपने प्रोविजन कर लिए तो थोड़ा अपना लॉस एक तरीके से उसने बचा लिया, अपनी कैपिटल एडिशन कर ली, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से सेव हो गया। लेकिन नेट एनपीए तो बिल्कुल ही पैसा मतलब खत्म है, उसके अगेंस्ट कोई उनका प्रोविजन नहीं है, वो पैसा लॉस में ही जाएगा। तो इसलिए नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए हम चेक कर सकते हैं, बैंक की डिटेल सारी चेक कर सकते हैं, और जिस बैंक के ज़्यादा हायर एनपीए आ रहे हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, और जिसके लो एनपीए हैं मतलब वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। जैसे बात की थी कि बैंक हर साल पैसा अपना अलग रख रहता है लॉसेस को कवर करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो प्रोविजंस वो कर रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो कि पता लगा जी 100 करोड़ के तो उनके एनपीएस हैं और 10 करोड़ का प्रोविजन है, तो सिर्फ 10% पैसा ही तो वो कवर करेगा अपने एनपीएस का। तो इसलिए बैंक प्रोविजन तो कर रहा है, लेकिन कितनी कवरेज रेशियो है उसकी, कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है कि एनपीएस को वो कवर कर सके। तो किसी के पास भी अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो हम चेक करेंगे तो हार जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा बैंक की पोजीशन होगी। बात करें मिनिमम की तो कम से कम 70% बैंक के पास में प्रोविजन कवरेज रेशियो होना चाहिए, जिससे माने कि हाँ ठीक है अच्छे से वो अपने जो बैड डेट्स हैं, जो एनपीएस है उनको कवर कर लेगा। 70 से अगर ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 70% होना चाहिए। तो ये डिटेल भी हमें सारी मिल सकती है, उसको हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना आ रहा है, 80% है, 90% है, 100% है, कितना है। बहुत ज़्यादा तो बैंक नहीं करेगा, क्योंकि अगर सारा ही उसमें डाल देगा तो पैसा वहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा उसका। तो 70, 80, 90 इसके बीच में ज़्यादातर बैंक रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मानेगी, अच्छे से अपने जो लॉसेज हैं उसको कवर कर पाएगा बैंक, इस पैसे को यूज़ कर लेगा अपने लॉसेज को कवर करने के लिए। तो ये रेशियो भी हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। उसकी बात करें तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, और कुछ लोग से बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क एंड एसेट रेशियो, CRAR, दोनों का एक ही मतलब है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा उसने आगे लोन में दे दिया हो और वहां अगर लोन में डिफॉल्ट हो गया, पैसे वापस नहीं आए तो बैंक ही करप्ट हो जाए। तो ये जो रेशियो ये बताता है कि उसकी एक्चुअली फाइनेंशियल हेल्थ है कैसी, 80%, 90%, तो यही रेशियो बता देता है। क्यों कि अगर सारा पैसा आप लोन में दे दोगे, अपने पास बैकअप में कुछ नहीं रखोगे, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो बैंक के साथ में क्या है, यहाँ पे रेगुलेटर जो है RBI है, उन्होंने नॉर्म्स फिक्स करे हैं कि कम से कम 12% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का होना चाहिए, यानी कि 12% पैसा उसके पास अपने पास रखना है और 80-82% का ही मैक्सिमम वो लोन का एक्सपोजर ले सकता है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा बांट दो और फिर अगर कुछ हो गया तो बैठो, नहीं। तो किसी भी अगर बैंक को हम चेक कर रहे हैं, 2-4 बैंक का हम कंपैरिजन करेंगे ही, जिसका कैपिटल एडिक्वेसी ज़्यादा अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा पैसा उसके पास अवेलेबल है, उतने ज़्यादा वो लोन देके आगे ग्रोथ भी कर सकता है, मतलब पैसा उसके पास अवेलेबल है, और साथ साथ अगर कोई रिस्क उसका होगा, कोई लॉसेज वगैरह होंगे तो उसको भी अच्छे से कवर करने के पैसा अवेलेबल है। तो मैं ये मानता हूँ कि 20% या उससे ज़्यादा अगर बैंक के पास में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो काफ़ी अच्छा रेशियो होता है। मिनिमम तो 12-15% है ही, उतना तो होना चाहिए, लेकिन 20%, 25%, 30% का भी एडिक्वेसी रेशियो है तो मतलब क्या है, उस बैंक में तो ग्रोथ के चांसेस हैं, ज़्यादा पैसा वो अभी लोन में दे सकता है, पैसा है अवेलेबल उसके पास, और अगर लॉसेज भी हो गए तो उसको भी अच्छे से कवर कर लेगा। ये हमें क्लियर बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और चौथा इंपॉर्टेंट रेशियो है कासा रेशियो। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो। अब बैंक का क्या काम होता है कि बैंक लोगों के अकाउंट खोल के उनसे पैसा डिपॉजिट कराता है सेविंग अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, और उस पैसे को यूज़ करता है आगे लोन देने के लिए। तो अगर किसी बैंक का कासा अच्छा है, उसका मतलब क्या है, उसके पास में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब जो सेविंग अकाउंट और करंट के थ्रू पैसा आता है, ये बैंक को सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम देना होता है। सेविंग अकाउंट में कोई 3-4% का इंटरेस्ट आता है और करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट उसको देना ही नहीं है। तो आगे जब वो बैंक लोन देगा तो उतना अच्छा उसको प्रॉफिट हो सकता है, उतना अच्छा उसका इंटरेस्ट मार्जिन उसको मिल सकता है। अब बात करें दो बैंक की, एक बैंक इसका कासा अच्छा है तो क्या होगा उसका, क्योंकि सोर्स यानी कि उसको जो पैसा मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, तो आगे जब वो लोन देगा तो अगर हायर प्राइस पे देगा तो उसका इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा हो जाएगा। दूसरा, कंपटीशन में अगर उसको लोन का इंटरेस्ट कम भी करना पड़ेगा, जो आगे लोन वो दे रहा है, तो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन एक बैंक ऐसा है जिसका कासा अच्छा नहीं है, उसका लोअर वाला पैसा कम है, तो आगे जब वो लोन देगा तो उसको कोशिश करेगा कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूं ताकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही बैंक है मार्केट में, कॉम्पिटिशन भी है। तो अगर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करोगे और दूसरा बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली कि जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन देगा उसके पास ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन आएंगे और बिजनेस उसका बढ़ेगा, तो दूसरे को कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम होगी। तो किसी बैंक का कासा अच्छा है तो हमें क्लियर पता लगता है कि बैंक की सोर्सिंग अच्छी है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को पैसा मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दूसरी तो बात होगी अच्छे से कासा मेंटेन होना चाहिए। और फिर बात करें तो पांचवा है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कासा में बात की
कि भाई कितने रेट पे पैसा उसको मिल रहा है और आगे वो किस रेट पे दे रहा है, उसका डिफरेंस। बैंक की जो मेन कमाई वो इंटरेस्ट से होती है, तो कासा से मिला के, दूसरा एफडी है और जो सोर्सेज है बाहर से कहीं से अगर वो पैसे ले रहा है, सब चीज़ मिला के वो पैसा हो गया जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और जो आगे वो लोन दे रहा है वो, उस दोनों का मार्जिन हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो दो चीज़ों पे जो है वो बात करें तो डिपेंड करता है। उसमें बात की, एक तो क्या है कॉस्ट ऑफ फंड, जो पैसा वो मार्केट से ले रहा है चाहे कस्टमर से ले रहा है जहाँ से ले रहा है, वो गया कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा लैंडिंग रेट्स। तो इन दोनों के बीच में उसको मैनेज करनी है चीज़ें कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा मिले और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे लोन दे, तभी उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा मिलेगा। वही चीज़ है कि सारे बैंकों का, 4-5 बैंकों का हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन चेक कर सकते हैं, और जिसका हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, और जिसका कम नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है तो सीधी बात है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा कस्टमर एक्वायर भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया रेशियो है बैंक की एफिशिएंसी, बैंक की हेल्थ चेक करने के लिए। तो अभी तक हमने बात कर ली अपने 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की जिसके थ्रू हम बैंक की एक फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था एनपीएस, उसके बाद में प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, पीसीआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कासा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये सारे रेशियो हम बताएंगे बैंक की हेल्थ कैसी है। अब मान लीजिए हमने 4-5 बैंक को कवर अपना जो है चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया, और हमें कोई बैंक अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है इसके सारे जो रेशियोज हैं अच्छे लग रहे हैं और अब हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब जो हम अगला रेशियो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो एक वैल्यूएशन का रेशियो है कि ठीक है हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा बैंक हमें अच्छा लग रहा है। अब अगर हमने पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है तो हम ये कैसे पता लगाएं कि उसके जो शेयर्स हैं हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे दाम मिल रहे हैं। तो वो जो रेशियो है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि जो बैंक का जो प्राइस चल रहा है वो उसकी बुक वैल्यू के अगेंस्ट कितना है, वो महंगा है या सस्ता है। इसके लिए बात करें तो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है बैंक की टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और प्राइस मतलब पूरे मार्केट की जो पूरे बैंक है उसकी मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राइस बाय बुक वैल्यू आ जाता है। इसका क्या पैरामीटर है? अगर प्राइस बाय बुक वैल्यू 1 आ रही है, मतलब उतना ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उतनी उसकी बुक वैल्यू है, तो 1 आ गया मतलब कि हमें वो फेयर प्राइस पे मिल रहा है कि जितना उसका बुक वैल्यू है उतना उसका शेयर प्राइस मार्केट उसको दे रही है, तो एक तरीके से वो फेयर प्राइस में मिल रहा है। अगर 1 से ऊपर जाती है मतलब वो ओवर वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी ज़्यादा है लेकिन बुक वैल्यू कम आ रही है। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर है तो उसका मतलब क्या है? उसकी बुक वैल्यू के 2 गुने 3 गुने प्राइस पे उसके शेयर्स में मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक तरीके से वो ओवर वैल्यूएशन बैंक है। और अगर 1 से नीचे आ जाती है तो वो अंडर वैल्यूएशन में है कि उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसका प्राइस हमें कम मिल रहा है। तो सीधी सी बात है हमें ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी प्राइस बाय बुक वैल्यू कम हो 1 से, और उसके सारे रेशियो भी अच्छे हों। लेकिन ऐसे बैंक बहुत कम अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर बैंक में लोगों की जो सेंटीमेंट है वो हाई रहते हैं, तो आप देखोगे तो 2.3 2.5 इस तरह से प्राइस बाय बुक वैल्यू बनती है। लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन अगर चारों बैंक का करें और रेशियो अच्छे हैं और प्राइस बाय बुक वैल्यू जिसकी कम आ रही है, तो उसको हम एक बार को चेक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरह से बात करें तो वो सारे रेशियो थे हमारे हेल्थ को चेक करने के लिए। ये हमारा रेशियो हो गया कि हम उसको अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनल डिसीजन लेने में हमारी एक हेल्प कर सकता है। इस तरह से बात करें तो सारे रेशियो के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दिए, क्या क्या चेक होना चाहिए, कितना मिनिमम है, क्या चीज़ें सब बता दी। अब बात करते हैं कि आपको जो रेशियो ये देखने हैं कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, कहाँ से हमें लेटेस्ट डाटा मिल सकता है। और इसके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको अपने ब्राउज़र में खोलना है www.screener.in। वैसे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ तो मैं इसलिए इसी वेबसाइट पर खोल रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये सर्च फॉर द कंपनी। इसमें हमने कंपनी का नाम लिखना है और यहाँ पे हम इस कंपनी का नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं जिस भी बैंक के बारे में हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, जिसके डेटा चेक करना है। हमने अभी यहाँ पे खोल लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी बैंक की। अब बहुत सारी डिटेल है, आप सब चेक कर सकते हो बैंक के बारे में, क्या क्या उसके रेशियोज़ हैं, सब चीज़ें हैं, वो आपको एक ही जगह पे लगभग सारी मिल जाती हैं। लेकिन हमें जो डेटा चाहिए, कई बार इसमें क्या होता है, कुछ जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये सब डेटा क्या है, जैसे हमने देखा तो फाइनेंशियल 2022 का डेटा है, तो ये लेटेस्ट डेटा नहीं है। डेटा अवेलेबल है लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है। तो अगर हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो सेक्शन डॉक्यूमेंट्स वाला। इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में जब हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, तो इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं बैंक के बारे में, और उसको चेक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो डेटा कहाँ से मिलेगा। तो हम खोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ देखोगे तो आप ये देखिए सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है 2023 का। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट्स, बैंक की क्रेडिट रेटिंग और बैंक की कॉन कॉल्स और ये
जो मेन हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो ये है अप्रैल 2024 की जो पीपीटी बैंक ने इशू करी है। ये पीपीटी क्या है? ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है जो बैंक हर साल अपने जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स शो करता है उसके लिए हर बार वो यहाँ पे पीपीटी बनाता है, उसको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और बैंक अपने सारा जो डेटा है वो शो करता है और सारी बातें बताता है, क्या ग्रोथ है, ये क्या चीज़ें आई हैं। तो उसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा मिलेगा। और यहाँ पे इसको पीपीटी को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से ये सारा आ गया हमारा। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट। हाँ, ये देखिए ये है यहाँ पे HDFC Q4 फाइनेंशियल 24 अर्निंग प्रेजेंटेशन। इसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो भी ने बात की है, NPS के बारे में, PCR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। इसको हम आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं और इसमें से हमें अभी जो मिल गया यहाँ पे ये देखिए ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आ रहा है 18.8% का। ऐसे ही अगर आगे देखेंगे तो और सारी चीज़ें हमें लगभग यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि बैंक सारा ही डेटा यहाँ पे हमें देता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने पिछले जो भी क्वार्टर में उसके पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, किस तरह से काम बैंक ने करा है, वो हम सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए ये की पैरामीटर्स, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये आ गया हमारे पास में इंटरेस्ट मार्जिन। ये देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पहले भी हम देख लिया 18.83%। उसके बाद में ये रिटर्न ऑन एसेट, ग्रॉस NPA 1.24। इस तरह से आप देखोगे तो लगभग हम आगे और पेजेस पे जाएंगे तो सारा ही डाटा हमें यहाँ से मिल जाता है कि जो भी चीज़ें हैं बैंक की हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेगी, वो आपको सोर्स यहाँ पे बता दिया है। इस तरह हम आगे इसको करते जाएंगे तो ये देखिए सारा इसमें नेट रेवेन्यू पिछले क्वार्टर का क्या रहा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये डिपॉजिट में, ग्रोथ में, एडवांटेज में उसमें क्या क्या हुआ, कितने डिपॉजिट बैंक के इंक्रीज हुए हैं, कितने लोन उन्होंने एडवांसेस दिए हैं, वो सब डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आगे और करते रहेंगे तो जैसे ब्रांच नेटवर्क है, कितनी ब्रांचेस बैंक ने अपनी नई बनाई हैं, क्या चीज़ें हैं, ये कैपिटल और लिक्विडिटी में, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का पूरा डेटा दिया है, पहले कितना था अब कितना आ रहा है, सब चीज़ें आपको यहाँ से, ये रिवेन्यू मिक्स, मतलब जितने भी हमने डेटा की बात की, देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पूरे चार्ट बना के दिए हुए हैं, सारा डेटा हमें यहाँ से मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक ऐसा सोर्स है जो हमें लेटेस्ट डेटा देता है, हमें अलग अलग 10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम सारा डेटा लिख सकते हैं, उसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं और फिर हम दूसरे बैंक का चेक कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे और फिर एक तरीके से हम कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर आराम से सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जिस भी बैंक के बारे में जो भी हमें डेटा चाहिए। देखोगे तो ये कितने 39 पेजेस की पूरी प्रेजेंटेशन है, सब चीज़ें अच्छे से इसमें दी हुई हैं, इसको हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और इस डेटा को यूज़ करके हम पूरा अच्छे से अपना एक एनालाइज कर सकते हैं किसी बैंक के बारे में अगर हम करना चाहते हैं। सारे पेजेस आप देखोगे तो ये NPS का भी कुछ रिकॉर्ड अभी आया है इसके अंदर पीछे से, ये मूवमेंट ऑफ NPA, कैसे कैसे NPA बढ़े हैं, घटे हैं, क्या चीज़ें रही हैं, सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से इस टूल का आप यूज़ करके सारी चीज़ें आप देखोगे तो बहुत सारी, और बैंक की क्या क्या इंश्योरेंस कंपनीज में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है बैंक की, सारी चीज़ें हमें, ये कॉर्पोरेट मिक्स हो गया, उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सारी डिटेल आप बैंक की इसी एक प्रेजेंटेशन से जान सकते हो और अच्छे से बैंक को एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरह से बात करें तो आपको सारे इंपॉर्टेंट रेशो भी हमने बता दिए, कौन कौन से रेशो हैं, कितना उनका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, और साथ साथ वो रेशो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप खुद से बिना किसी की डिपेंडेंसी के आप उन रेशोज़ को चेक कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प ले सकते हो उन रेशोज़ के लिए। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना रखते हैं। आपने मुझे और इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।